हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स का, जिसमें कि हम लोगों ने ओपन चेन स्ट्रक्चर भी देखा था और क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी देखा था। साथ साथ ये भी मेंशन किया था कि व्हाई देयर शुड बी अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर, जिसको आगे चल के हम लोग और उस पर डिस्कशन रखने वाले हैं। ठीक है, तो एक नया हम लोग क्लासिफिकेशन कंसीडर करने जा रहे हैं, डिफरेंट बेसिस कंसीडर करके। वो है बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो शुगर है उनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन मिला था। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों इसको बाद में डिस्कशन किया जा रहा है, बिकॉज उसके लिए हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आना जरूरी है, तभी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होगा, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो बात करते हैं, उसी पे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली पूछ दिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। ठीक है, बस चीजें हम लोग को जो है थोड़ा सा माइन्यूटली इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना रहता है मॉलिक्यूल्स में, और इजीली हम लोग आंसर इसमें मिल जाता है। आइए बात करते हैं इसमें रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन आता है, रिड्यूसिंग शुगर का और दूसरा आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ही सिंपल सा केस है, क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखना आप ध्यान से, शुगर विच रिड्यूस, इसका डेफिनेशन ऐसे जाता है, शुगर विच रिड्यूस, किसको रिड्यूस कर दे, शुगर विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। जो टॉलेंस रिएजेंट है हम लोग को पता है कि हम लोग एल्डिहाइड के लिए टेस्ट के लिए करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों उस केस में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलेंस रिएजेंट, जिसमें कि सिल्वर मिरर फॉर्म करके आता है। आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड चैप्टर में। तो यहां पे यही है कि शुगर विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन। देखो फेलिंग क्या होता था, एलिफेटिक में तो पॉजिटिव टेस्ट देता था, बट जो अगर बात किया जाए एरोमेटिक एल्डिहाइड में पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता था, जो फेलिंग सोल्यूशन है या बेंडिक सोल्यूशन की बात कर लिया जाए। तो यहां पे तो हम लोग का कंसीडर किया जाए तो एरोमेटिक तो है नहीं एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन या तो बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट, दोनों सिमिलर रहता ही है, बस स्लाइटली डिफर करते हैं। इस दोनों में जो सॉल्ट लिया जाता है, एक में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज किया जाता है, इसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट यूज किया जा सकता है, तो बेंडिक सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी रिएजेंट को क्या करेगा, जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो शुगर विच डज नॉट रिड्यूस, ध्यान से देखना, शुगर विच डज नॉट रिड्यूस जो भी रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे मेंशन किया गया है, टॉलेंस रिएजेंट दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसके अलावा फेलिंग सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक सोल्यूशन। ठीक है, किसी भी रिड्यूसिंग शुगर को अगर ऐड किया जाए तो इन दैट केस ये टेस्ट नहीं देगा, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड किया जाए इस शुगर के साथ में तो वो टेस्ट नहीं देगा, बेंडिक सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे देखने को मिल जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर या दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कैसे आइडिया लगेगा, देखो सिंपल सा इस केस में होता है, हम लोग कैसे करते हैं कि दिस शुगर, दिस टाइप ऑफ शुगर यानी कि रिड्यूसिंग शुगर कॉन्टेन हेमी एसिटल और हेमी एसिटल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेमी एसिटल किसको बोला जाएगा या हेमी कीटल किसको बोला जा सकता है। ठीक है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल लिंकेज। ठीक है, होता क्या है कि देखो आप सिंपल सा इसमें लॉजिक होता है, आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कि हेमी एसिटल या हेमी कीटल क्या होते हैं, उतने स्टेबल नहीं होते। तो इन दैट सिनारियो क्या देखने को मिलता है कि ये जो भी हेमी एसिटल होंगे या हेमी कीटल होंगे, ये हाइड्रोलाइज होके ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं।
ठीक है, आ जाएंगे दोबारा क्लोज चेन फॉर्म में आ जाएंगे, बट अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं तो इन दैट केस वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो शुगर कंटेंट क्या रहेगा, हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म, वो स्लाइटली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट फेलिक सोल्यूशन या बेंडिक सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। तो एक बार मैं बात कर लूं किसका, जो लिंकेज हम लोगों ने मेंशन किया था। मान लो ये आपका कोई शुगर दिया गया, ठीक है, एटलीस्ट वन हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट कंटेंट एटलीस्ट वन हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज। क्या होगा हेमी एसिटल, मैं बता देता हूं। जैसे आपने H लिया और यहां पे OH लिया, ठीक है, इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है, एक तो आपका OR ग्रुप हो गया, अगर देखो इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है। इधर आ जाओ तो OH ग्रुप अटैच है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यानी कहीं ना कहीं एल्डिहाइड रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है हेमी एसिटल फॉर्म। ध्यान रहे, हेमी एसिटल पहचानने आना चाहिए जब आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि हेमी एसिटल थोड़ा अनस्टेबल होते हैं और तुरंत यहां से हाइड्रोलाइज होकर ये बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट हो गया, बेंडिक सोल्यूशन हो गया। इस वजह से ये रिड्यूस भी कर पाते, इसलिए शुगर इसको रिड्यूस भी कर पाते हैं, क्योंकि ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल कोई भी फॉर्म, हेमी कीटल फॉर्म भी इसको रिड्यूस कर देगा। ये हेमी कीटल बोला जाता है। यहां पे हाइड्रोजन की जगह R रख दो बस, ठीक है, OH, ये हो गया आपका हेमी कीटल। ठीक है, तो दोनों रिड्यूस करेंगे, हेमी कीटल भी और हेमी एसिटल। अगर इस फॉर्म में रिंग कोई भी हो, लेकिन ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बन के साथ, एक देख लो आपका OR ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन तो यहां पे केस ऐसे जनरली आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करूं, चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज ले लो या बीटा डी ग्लूकोज ले लो, सब में वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सब में इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कैसा रहेगा, देखो आप HOH, ऐसे कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा या बीटा। ठीक है, नीचे अगर रहता है तो हम लोग उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। OH अगर नीचे है तो उसको अल्फा बोला जाएगा, और ऊपर रहेगा तो बीटा बोला जाएगा, बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ले लो या बीटा ले लो, बात बराबर है। यहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो यहां पे देखो ये हेमी एसिटल है कि नहीं, दिस इज द हेमी एसिटल और नो, है ना, तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। जो हमारा ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। वही आप जो है इस केस में भी देख सकते हो, इस केस में भी इसको देखा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं इसमें CH2OH और यहां पे अगर आप देखो तो इसको, ठीक है, देख पा रहे हो इसमें, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये भी हेमी एसिटल फॉर्म है। ये मैं फ्रक्टोज का पार्ट लिया हूं, आप बात लेटर ऑन जब कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके साइक्लिक फॉर्म को देखेंगे तो देखेंगे यहां पे ये हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस कैन आल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक सोल्यूशन, यानी कि ये भी रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। तो जो भी अगर हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आएंगे, तो जितने भी मोनोसैकेराइड है, ऑल मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड है एंड ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हम लोग बेसिकली देखते हैं कौन सा, ओलिगोसैकेराइड के अंदर हम लोग डाइसैकेराइड देखते हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा डाइसैकेराइड ही लिखो, क्योंकि हम लोग ट्राइसैकेराइड वगैरह नहीं देखते। पॉलीसैकेराइड के कुछ केसेस देखेंगे, बट ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज अगर हटा दिया जाए, ठीक है, सुक्रोज को हम लोग लेटर ऑन डील करेंगे। देखोगे सुक्रोज के स्ट्रक्चर में आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हेमी एसिटल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है, इस कैटेगरी में आएंगे, रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में। दूसरा आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब इस केस में क्या देखने को मिलता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, तो शुगर कॉन्टेन ओनली एसिटल लिंकेज, इसको हम लोग हेमी एसिटल लिंकेज बोल रहे हैं। यहां पे जो लिंकेज है ये हेमी एसिटल लिंकेज बोला जा रहा है। तो शुगर कॉन्टेन ओनली एसिटल
linkage and not hemiacetal, not hemiacetal, ठीक है। जैसे कि कब इसको बोला जाएगा, हेमीएसिटल या हेमीकीटल, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। तो कब इसको हेमीएसिटल की जगह एसिटल बोला जाएगा, जब ये ग्रुप होगा, देखना आप ध्यान से, H और यहाँ पे OR। हम लोग को पता है कि कार्बन के साथ में अगर ऐसा ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको बोला जाएगा एसिटल। तो यहाँ पे देख लो, आप क्लियरली देखो, इस कार्बन के अलावा यहां से OR ग्रुप अटैच्ड है और इधर भी OR ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एसिटल, एसिटल कार्बन, ठीक है। जो भी एनॉमली कार्बन है वो एसिटल फॉर्म में, मैं ये बोल सकता हूं। तो ये एसिटल हो सकता है या कीटल हो सकता है। कीटल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे R लगा दो या OR लगा दो। हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं होंगे, हेमी एसिटल फॉर्म में होंगे तो रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो हेमी एसिटल हो गया, इसको हम लोग कीटल बोलते हैं। कीटल इस वजह से यहाँ पे R ग्रुप है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R ग्रुप है, तो दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस कैटेगरी में क्या है, जितने भी पॉलीसैकेराइड है, जितने भी पॉलीसैकेराइड है इस कैटेगरी में रखा जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। और जहां पे डाइसैकेराइड की बात किया जाए तो उसमें सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है वो हमारा डाइसैकेराइड सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है वो कंसीडर किया जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। यहां पे लिखा जा सकता है ऑल पॉलीसैकेराइड एंड सुक्रोज are non-reducing sugar, ठीक है। अब एक बार आगे चल के हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, जो भी मॉलिक्यूल्स हो, इसमें हम लोग उस स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि हाँ ये रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बट हम लोग यहीं पे मेंशन करते चलते हैं कि जो भी मोनोसैकेराइड होगा और डाइसैकेराइड होगा उसको रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में ही देखते हैं। अगर आपको चेक करना है कि रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें हेमी एसिटल लिंकेज है या एसिटल लिंकेज है। हेमी एसिटल लिंकेज क्या होगा, अगर ये कंसीडर किया जाए तो OH होगा, और एसिटल लिंकेज क्या होगा, यहाँ पे OR ग्रुप हो जाएगा। तो ये स्लाइटली स्टेबल होते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हेमी एसिटल होते हैं स्लाइटली अनस्टेबल होते हैं। अगर नोट में आप लिखना चाहो, ये लिखा जा सकता है हेमी एसिटल आर स्लाइटली अनस्टेबल, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है। इस वजह से नॉर्मल जो एसिटल देखने को मिलता है, जो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के केस में देखते हैं हेमी एसिटल, उससे तो स्लाइटली स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और रिंग को फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिकली फेवर करता है। तो तब भी उसके बावजूद भी हम लोग को पता है कि हेमी एसिटल स्लाइटली लेस स्टेबल देन एसिटल। सिमिलरली हम लोग हेमी कीटल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, इज लेस स्टेबल देन एसिटल, एसिटल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो ये प्रॉपर्टी रहा इसके रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। आगे चल के देखेंगे जब रिएक्शंस हम लोग 1 by 1 डिफरेंट जो भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है उसको कंसीडर करेंगे, तो वहां पे ये डिस्कशन का पार्ट बनेगा कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर 1 by 1 मॉलिक्यूल्स हम लोग देखते चलते हैं। पहले हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वील मूव फॉर द अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। प्लीज नोट डाउन। आगे हम लोग 1 by 1 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एज वेल एज द पॉलीसैकेराइड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। साथ साथ में उनके प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे वेल फेमस जो हम लोग का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, वो है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज आपने सुना होगा कई जगहों पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नेमिंग की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कैपिटल डी नेमिंग किया जाता है ये डेक्स्ट्रो को नहीं दिखाता है, रेदर ये दिखाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH एट द हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन एटम। हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन एटम पे जो OH का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके बेसिस पे D नोटेशन आ सकता है या L नोटेशन आ सकता है। अगर राइट हैंड साइड में तो D नोटेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाइज कर रहा है तो L नोटेशन। अब ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है, तो फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लो किसी ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो करस्पॉन्डिंग आपने सोल्यूशन रखा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का है, तो इन दैट केस उसके लिए पॉजिटिव साइन दिया जाएगा और तब जाके ग्लूकोज लिखा जाएगा। तो अगर इस तरीके से डिनोट किया गया है तो ये दिखाएगा D क्या दिखाएगा,
हम लोग का कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है OH का वो आपके राइट हैंड साइड में है, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर पे। पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव दिखाएगा कि ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और साथ में ग्लूकोज लिख दिया जाएगा। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको माइनस ग्लूकोज, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन OH का तो राइट हैंड साइड में ही है, लेकिन साथ में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी की जगह लीवो रोटेटरी, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ध्यान है इसका जो नोटेशन हो वो आपको वेल क्लियर है कि इस तरीके से। वैसे ही मैं L प्लस ग्लूकोज भी लिख सकता हूँ, L माइनस ग्लूकोज भी लिख सकता हूँ। ऑल दो नेचुरली जो अकरिंग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है वो D फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, मेजरली D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेकर, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो इट इज मोस्ट कॉमन। जितने भी आप पॉलीमर देखने जा रहे हो आगे के, उस केस में आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल कई केसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज भी मॉलिक्यूल्स एज अ मोनोमर्स कई जगहों पे देखने को मिलेगा। इट इज मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला, इट इज मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। उसके अलावा हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज, इसको डेक्स्ट्रोज भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? इसका जो नेचुरली अकरिंग आइसोमर्स होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और साथ साथ में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मीन्स जो है अगर प्लेन पोलराइज लाइट है तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि बिकॉज इट्स नेचुरली अकरिंग आइसोमर्स इज डेक्स्ट्रो रोटेट। तो इसका नेचुरली अकरिंग आइसोमर्स होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इसलिए इसका नेम कहीं कहीं पे यूज किया जाता है डेक्स्ट्रोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही कॉल करने के लिए डेक्स्ट्रोज यूज किया जाता है। उसके अलावा इसके जो डिफरेंट सोर्सेज है ना, जो मेन सोर्सेज है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो देखोगे मैक्सिमम जो भी पॉलीमेरिक फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपको ग्लूकोज ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो ग्लूकोज के स्टोरेज है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम लोग पॉलीसैकेराइड में जाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज में क्या आएगा, कौन कौन से पार्ट हैं जो ग्लूकोज को कंटेन करते हैं। मींस उस पॉलीमर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, उस पॉलीमर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ग्लूकोज से कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। तो पॉलीमर्स विच आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज से फॉर्म किए मेनली। तो इस केस में आप क्या आते हैं, जैसे कि CGS आप ध्यान में रखना। क्या है CGS? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज कहां पाया जाता है? जितने भी आप ट्री देख लो, प्लांट देख लो, उनका जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, यानी कि जो भी तना, जो भी टहनियां बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सेलुलोज ही है। जो पेपर आप यूज कर रहे हो वो तो ट्री से ही बनता है, और ट्री में होता है क्या, दे आर द सेलुलोज। यहां पे आप बोल सकते हो कि फ्रॉम इन ट्री फ्रेमवर्क, ऐसा लिखा जा सकता है, इन ट्री आर प्लांट फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूल होंगे, और सेलुलोज बना रहता है किससे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इन ट्री आर प्लांट। वैसे ही मैं बोल सकता हूं ग्लाइकोजन, G फॉर ग्लाइकोजन। इसका सोर्स क्या है? ग्लाइकोजन का। तो जो एनिमल फैट्स है, एनिमल फैट्स हो गया, ठीक है, जो भी होगा ग्लाइकोजन उसका पार्ट होगा। तो देख सकते हो जो भी एनिमल फैट्स है उसमें ग्लाइकोजन का प्रेजेंस होगा। अदरवाइज और भी केसेस कंसीडर कर सकते हो, जो लीवर में फैट्स है वो भी ग्लाइकोजन से ही फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, और है स्टार्च जो हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो जाए, जो भी लिव्स हो जाए, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसमें हम लोग यही देखते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन किया हुआ है। जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से ही बना है। जो हमारा स्टार्च मॉलिक्यूल है वो बेसिकली ग्लूकोज से बना हुआ है, जो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ अमाउंट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने जा रहा है।
ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लोग के एनर्जी का सोर्स है एक तरीके से सोचा जाए तो। जो भी हम लोग इधर से स्टार्च लेंगे, स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, जो भी एटीपी एडीपी जो भी हम लोग कंसीडर करते हैं उसमें ये जाकर कन्वर्ट होने जा रहा है, वो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज करेगा। तो बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारे लिए वो जरूरी है। अब नेक्स्ट होता है कि देखो नेक्स्ट किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेस है, लेकिन हाँ जो इसके रिएक्शंस है उसको प्रिपरेशन है और उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिपरेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिपरेशन पार्ट, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर मान लो सेपरेटली आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, ये तो आप फूड ग्रेन्स को खा रहे हो तब तो जो है जनरेट हो रहा है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बायोकेमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर अकर हो रहा है और इससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। बट अगर प्रिपेयर करना हो, आपको केमिकली प्रिपेयर करना हो लैब के अंदर, फिर आप किस तरीके से मेथड फॉलो करोगे उसकी बात करते हैं। पहला जो मेथड होता है ये होता है फ्रॉम केन शुगर। फ्रॉम केन शुगर, तो केन शुगर के अंदर सुक्रोलोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। केन शुगर के अंदर सुक्रोलोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, और उसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो इन दैट केस केन शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जनरेट कर देगा, ठीक है। केन शुगर, फ्रॉम केन शुगर मींस जिसमें अगर लिखा जाए तो C12H22 वो वाले में ये प्रेजेंट होता है। अब इसको हाइड्रोलिसिस कैसे किया जा सकता है। C12H22 वो वाले में इसको जस्ट आप एसिडिक मीडियम में लो, वाटर, और इसको बॉयल कर दो, ठीक है। बॉयल करो, ठीक है। अब बॉयल करोगे तो एक मॉलिक्यूल तो बनेगा जो ब्रेक होगा। इसके जो बेसिकली जो शुगर मॉलिक्यूल केन शुगर है ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है। सुक्रोज के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, आगे डिस्कशन में आएगा। एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अभी चलेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एक तो आ जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और दूसरा आ जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। अब अल्फा यहाँ पे अगर चाहो तो लिख लो, अल्फा डी ग्लूकोज आता है और यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज आता है। अल्फा बीटा तो पता है ना, नोमेनक्लेचर जो आया था एनॉमरिक कार्बन के बेसिस पे, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज ये फॉर्म करके आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेंशन कर सकते हो। और यहां पर कभी कभी एंजाइम का यूज किया जाता है। एंजाइम यूज फॉर दिस कन्वर्जन इज इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज करके एक एंजाइम यूज किया जाता है टू कन्वर्ट केन शुगर टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। यूज फॉर दिस कन्वर्जन इज इन्वर्टेज, ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म, ठीक है। यानी कि 50% ग्लूकोज होगा, 50% आपका अगर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म। ये तो रहा प्रिपरेशन फ्रॉम वन पार्ट। नेक्स्ट मेथड देखें, नेक्स्ट मेथड ये है सेकेंड वन, एंजाइमेटिक एक्शन ओवर स्टार्च, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि स्टार्च भी किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से। तो ऑब्वियसली आप जो है कुछ एंजाइम का यूज करो और स्टार्च से ग्लूकोज को फॉर्म किया जा सकता है। बॉडी के अंदर भी तो वही हो रहा है, स्टार्च जो हम लोग का है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। यहां अगर हम लोग सेपरेटली लैब में करना चाह रहे हैं तो कुछ एंजाइम का यूज करो और उसके बेसिस पे इसको प्रिपेयर करो। जैसे अगर स्टार्च मॉलिक्यूल की बात करें तो ऐसे लिखा जा सकता है C6H12O6, इसका पॉलीमेरिक यूनिट, ठीक है, इसका पॉलीमेरिक यूनिट। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ध्यान से देखना, इन एसिडिक मीडियम H2SO4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म करता है आपका माल्टोज। क्या फॉर्मूला होगा, C12H22 वो वाले, ठीक है। ये फॉर्म करता है माल्टोज। देन इसको हम लोग फिर से हाइड्रोलिसिस करें इन सम अदर एंजाइम, देखते हैं कौन कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है।
तो ये आपको जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करके दे देगा, C12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो मेन रोल होता है इसमें एंजाइम का। एंजाइम कैसे रोल प्ले करता है, तो कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज किया जाता है, यहां से इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज किया जाता है उसको देखते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है डाइटेज मॉलिक्यूल, डाइटेज एंजाइम। और माल्टोज से ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो बोलते हैं माल्टेज। ठीक है, माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है ये बोला जाता है माल्टेज। ठीक है, माल्टोज से जो ग्लूकोज बनाने के लिए यूज किया जाता है वो होता है माल्टेज। ठीक है, तो दो एंजाइम का बेसिकली यूज है, तो एंजाइमेटिक एक्शन ओवर स्टार्च। अब स्टार्च आपको देखने को मिलेगा कि इजिली अवेलेबल है। ठीक है, ऑल दो केन शुगर स्लाइटली कॉस्टली है, बट स्टार्च आपको इजिली मिल जाएगा। इससे भी प्रिपेयर किया जाता है जो हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, एंजाइमेटिक एक्शन ओवर द स्टार्च। कैसे करना है आपको, यहां पे लेना है स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको आपने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में यूजिंग डाइटेज एज एंजाइम, और फिर ये फॉर्म किया माल्टोज। ठीक है, ये फॉर्म किया माल्टोज, और माल्टोज से फर्दर इसको कन्वर्ट कर दिया आपने ग्लूकोज। तो बेसिकली ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ है। पॉलीसैकेराइड था जो कि डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ, फर्दर हाइड्रोलिसिस आपने किया तो मोनोसैकेराइड में आ गया और आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे दिया। ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आप लिख सकते हो दिस इज अ इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये जो मेथड है ये प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए यूज किया जाता है। कैसे, तो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो दो सिंपल हमारे पास मेथड है, यहां पे ध्यान रखना कि जो एंजाइम यूज किया गया उसका नाम है इन्वर्टेज, यहां से इसको यूज किया गया डाइटेज और माल्टोज। कभी पूछा जा सकता है ना ऐसे, विच एंजाइम यूज टू कन्वर्ट स्टार्च मॉलिक्यूल टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, विच टू एंजाइम यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वहां पे दो एंजाइम दे देगा, तो इस एंजाइम के बेसिस पे तो पूछा ही जा सकता है, एनटीए पूछ सकता है। ठीक है, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। तो ये दो मेथड है प्रिपरेशन का, ये कुछ नेमिंग से रिलेटेड है, इसको जो कॉल किया जाता है, और स्टोरेज कहां कहां पे हो सकता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग थोड़े से इसके रिएक्शन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और रिएक्शन पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज किस टाइप के रिएक्शंस देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज के थ्रू ही इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स को भी समझेंगे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ओवर द ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लेकिन इस रिएक्शन के थ्रू इसको प्रूव करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों होगा कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये कैसे प्रूव होगा। और थ्रू दिस जो भी रिएक्शंस इसमें डिस्कस किया जाएगा ये कहीं ना कहीं हम लोग को उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स को ही बताएगा। जैसे कि फेमस रिएक्शन है इसका पहला, रिएक्शन विथ HI। ध्यान से देखना आप, रिएक्शन विथ HI। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले, जिसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर देता हूं CHOH 4 टाइम्स होगा ना, ऐसे 4 टाइम्स होगा, और यहां पे CH2OH। अब देखो आप अगर इसको HI के साथ ट्रीट करते हो, HI के साथ हीट करते हो, तो क्या देखने को मिलता है इसमें, ये फॉर्म करता है हेक्सेन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये फॉर्म करता है हेक्सेन, ये नहीं हेक्सेन। HI के साथ अगर इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग किया जाए, प्रोलॉन्ग इस बहुत टाइम के लिए हीट किया जाए, तो फाइनली इसको कन्वर्ट कर देता है एनहेक्सेन में। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये दिखाता है कि करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो लीनियर चेन में प्रेजेंट है, ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है और ये लीनियर चेन में प्रेजेंट है। तो दिस रिएक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, दिस रिएक्शन shows carbon chain in glucose is linear। ठीक है, ये
लीनियर फॉर्म। ये कैसे पता चला? जब रिएक्शन पीछे HI किया गया, क्या आपको पता होगा सिमिलर रिएक्शन जाएगा जिस तरीके से आपने अल्कोहल के केस में किया था। क्या करते थे? प्रोटोनेट करते थे, I- अटैक करता था। तो यहाँ पे जो है फाइनली जो फॉर्म करके देगा ये आपको देगा एन हेक्सेन। मैकेनिज्म में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट हाँ ध्यान रहे कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन चेन है वो लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में से उसमें ब्रांचिंग नहीं है। जो कार्बन चेन है वो एक लीनियर फॉर्म में, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड वन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन पता है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? दैट इज NH2OH, जो कि वेल फेमस रिएक्शन है किसका? कार्बोनिल कंपाउंड। वेल फेमस रिएक्शन है किसका? कार्बोनिल कंपाउंड का। तो अगर आप ग्लूकोज लिए, ठीक है, देखना आप ध्यान से, CHOH, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स CH2OH, और इसको आपने ट्रीट किया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। करना क्या रहता है? यहां से ऑक्सीजन को हटाओ, यहां से हाइड्रोजन को हटाओ और दोनों को ले जाके ज्वाइन कर दो, ठीक है, NH2OH। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्साइन। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइन। तो जब इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट किया गया तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखा रहा है कि कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, आगे के टेस्ट से वो भी पता चल जाएगा। लेकिन इससे ये आइडिया लग रहा है कि जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। ये CO2 के साथ बोला जा सकता है, ठीक है। और भी एक रिएक्शन होता है जो हम कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, थर्ड वन, जो कि साइनाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। देखते हैं हम लोग इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये बनाता है ऑक्साइन, ये है हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन, 4 टाइम्स CH2OH, ठीक है। इसको ट्रीट किया जाएगा HCN के साथ में इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो क्या बनाता है ये? क्या देखने को मिलता है? ये बनाता है हाइड्रोक्सिल अमीन, जो कि एक वेल फेमस रिएक्शन है किसका? ये भी वेल फेमस रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है इस रिएक्शन को देंगे, चाहे वो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो या ऑक्साइन का फॉर्मेशन, ठीक है, या वो ऑक्साइन का फॉर्मेशन हो या साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो, ये जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है इस टेस्ट को देंगे। तो ये दोनों टेस्ट क्या दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड shows प्रेजेंस ऑफ, देखो ये दिखा रहे प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब इसी हम लोगों ने डिफिनीशन में भी यही बोला था, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, जिसमें कि एल्डिहाइड होगा तो एल्डो एक्सोस बोला जाएगा, एल्डोस बोला जाएगा, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोस बोला जाएगा। तो ये चीज यहां से प्रूव हो जाती है ना कि ग्लूकोज के केस में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रॉम द रिएक्शन सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन यूजिंग द हाइड्रोक्सिल अमीन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन बाय द रिएक्शन विथ HCN, बाय द रिएक्शन विथ HCN। आप चाहो तो यहां पे लिख लो रिएक्शन विथ HCN, ठीक है। HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन दे रहा है। ये दोनों रिएक्शन प्रूव करते हैं कि देयर इज कार्बोनिल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट देखें फोर्थ वन, दैट इज रिएक्शन विथ ब्रोमीन। रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ठीक है। हम लोग को पता है कि ब्रोमीन एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ब्रोमीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो क्या देखने को मिलता है? अगर आप लिए हो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए हो तो इन दैट केस अगर इसको आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो H2O के प्रेजेंस में, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में और CHOH ट्वाइस। ये वाला ग्रुप ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, राइट, देखो आप जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया आपने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, दैट इज ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट किया किसमें? इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड फेमस है ये नेम, कई बार पूछ देता है कि ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो कौन सा एसिड फॉर्म करके देगा।
तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्म करेगा जब हम लोग इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह साथ ट्रीट करेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि ये रिएक्शन क्या दिखाता है कि रिएक्शन शोज, फिर से मैं वही लिख देता हूं, शोज प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडी ग्रुप। देखो, अगर कीटोन होता तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो ये दिखा यही रहा है कि जो ब्रोमीन वाटर है जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, दिस रिएक्शन शो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर यहीं पे आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो इन दैट केस ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाता। कैसे मैं बोला हूं कि आप अगर मान लो ग्लूकोज लिया आपने मॉलिक्यूल CHOH4 CH2H, समझ में आता है बात? ये फॉर्म करेगा ग्लूकोनिक एसिड जिसमें यहां पे COH ग्रुप आ गया। इसको अगर आप HNO3 के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, जो कि हमारा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर क्या देखने को मिलता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस फॉर्म में CHOH 4 टाइम्स और CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो जाता है COH में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोरिक एसिड। ग्लूकोरिक एसिड या सैक्रिक एसिड भी बोला जा सकता है, इसी का नेम है सैक्रिक एसिड, दोनों नेम इसी के, ग्लूकोरिक एसिड या सैक्रिक एसिड। तो क्या रिएक्शन हुआ? ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया गया तो ग्लूकोनिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया तो ग्लूकोरिक एसिड। ध्यान में रखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ऐसे 1 लाइन के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो है अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को HNO3 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली ऐसे पूछ दिया जा सकता है कि ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो ग्लूकोनिक और ग्लूकोरिक, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोरिक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ग्लूकोनिक। ये क्या दिखा रहा है? ये तो प्रूव हो गया कि इसके अंदर 6 कार्बन था। इन सभी रिएक्शन से ये प्रूव हुआ 6 कार्बन था। यहां से प्रूव हुआ कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ब्रोमीन वाटर से पता चल गया कि कार्बोनिल में भी इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। यहां से पता चल जाता है क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि इसमें प्राइमरी एल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अगर ये रिएक्शन अकर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलेगा, इट्स रिएक्शन से इट कॉन्टेन प्राइमरी एल्कोहल, इट कॉन्टेन प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इट कॉन्टेन प्राइमरी एल्कोहल, तभी तो ये ऑक्सीडाइज होकर इसमें कन्वर्ट हो गया। देख लो आप ध्यान से, ये COH, यहां पे COH। इस केस में क्या हुआ? केवल ये COH में बना हुआ है, ये CHO ग्रुप COH में कन्वर्ट हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में, और यहाँ पे ये प्राइमरी एल्कोहल दे रहा है। तो ये क्लियर है। अभी तक हम लोग और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे थ्रू डिफरेंट रिएक्शन। तो ये तो सभी रिएक्शन आपको पता रहना चाहिए। जैसे HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग करने पे ग्लूकोज को ये हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वेल फेमस रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड के केस में या कीटोन के केस में देखते हैं कि ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली इस केस में देखा जाए तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रूव करता है ये 2 और 2 और 3 रिएक्शन कि जो हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया गया और ये फॉर्म कर लिया ग्लूकोनिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। तो ये भी तो प्रूव कर रहा है कि कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब लास्ट रिएक्शन में देखा गया कि प्राइमरी एल्कोहल, एक प्राइमरी एल्कोहल भी प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम अदर एल्कोहल, बिकॉज इस केस में ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। कब? जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं तो ग्लूकोरिक एसिड यानी कि सैक्रिक एसिड फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन को लिख लो, इससे बहुत फ्रिक्वेंटली इस सेक्शन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखना 6(1) रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। बात करें इसमें तो देखो, ये रहा हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप CHOH, क्योंकि हम लोग का पॉलीहाइड्रोक्सी वाला कार्बन चेन हो गया, और इधर हो गया CH2OH। ठीक है,
इसको या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दो या एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दो, कुछ भी यूज करो। बेसिकली ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, एक तरफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ में एसिडिक डेरिवेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। आप तो या तो इसको यूज कर लो या CH3COCl का यूज कर लो, एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड का यूज कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। और देखने को क्या मिलता है यहाँ पे, देखिए आप प्रोडक्ट जो बनेगा CH, यहाँ बेसिकली H2O का रिमूवल होता है, यहाँ पे HCl जाएगा और ग्रुप जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा OAC। तो ये एसीटेट को दिखाता है, इस वाले ग्रुप को हम लोग OAC से रिप्रेजेंट करते हैं, COCH3 से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये 4 टाइम चला जाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला कार्बन है ये भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ये फॉर्म कर रहा है पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट मींस 5 पोजीशन पे एसीटेट ग्रुप जाके जुड़ा हुआ है, तो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं NH2OH के साथ में, आफ्टर रिएक्शन विथ पेंटा एसीटेट, यहां पे क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, एक इंटरेस्टिंग थी, दैट इज नो रिएक्शन, ठीक है। आगे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्या हुआ कि ये पेंटा एसीटेट के साथ जब हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन कराया तब रिएक्शन नहीं हुआ। याद है जब हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन अभी प्रीवियसली में कराया था, तो इन दैट सिनेरियो ये रिएक्शन हुआ था। जब हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमीन को ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया था तब ये रिएक्शन हुआ था। लेकिन जब इसको पेंटा एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, पेंटा एसीटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं अकर हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं अकर हो रहा है। अभी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि और भी जो रिएक्शंस है वो पहले मैच करेगा। लेकिन यहां से इस रिएक्शन से क्या प्रूव होता है, ये ग्लूकोज से पेंटा एसीटेट ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दिखाता है रिएक्शन सोर्स, जो हाफ पार्ट है उसी की मैं बात कर रहा हूं। हाफ पार्ट के लिए थोड़े से और 1-2 रिएक्शंस को आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 1 एल्डिहाइड ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन एटम, एट डिफरेंट कार्बन, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एट डिफरेंट कार्बन एटम। ये पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाता, तभी तो पेंटा एसीटेट फॉर्म करा है। पेंटा मींस 5 जो है एसीटेट ग्रुप जाकर जुड़ गया है, तो पेंटा एसीटेट फॉर्म कर रहा है जब 5 हाइड्रोक्सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यही दिखा रहा है कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और भी बात करते हैं इसमें, ठीक है। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट क्या देखने को मिलेगा, मान लो ये CHO आपने लिया, एल्डिहाइड जो भी ग्रुप है यहाँ प्रेजेंट CH2H, और इसको आपने ट्रीट किया टॉलेंस रिएजेंट, दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बात समझ में आता है। ये इसको कन्वर्ट कर देगा COOH, ठीक है। एसीटेट फॉर्म में ही रहने दो, बिकॉज हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनेगा वो, बेसिकली ऑक्सीडाइज हुआ और Ag जो है खुद रिड्यूस हो गया, इस वजह से इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये फॉर्म कर लेगा Ag का सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट ना। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। और भी बात करें इसमें, ठीक है। 8th रिएक्शन विथ फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन,
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं इस केस में क्या होगा। दोनों में डिफरेंस तो पता है ना इन दोनों केस में कि फेलिंग और बेनेडिक्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देखें हम लोग। तो हम लोग यूज करते हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है, इन एल्कालिन मीडियम। ये तो दोनों में सेम है, लेकिन जहां फेलिंग की बात किया जाए तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट, ठीक है, इसका यूज किया जाता है टार्ट्रेट। ठीक है, और जहां तक बात करें हम लोग इसकी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों में लगभग सेम ही चीज देखने को मिलता है। क्या होता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज विल ऑक्सीडाइज, ठीक है, CH2OH, और साथ में जो कॉपर का कंपाउंड है जो कि क्यूप्रिक फॉर्म है, कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा इस केस में। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन क्या दिखाते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या दिखाते हैं कि द गिवन शुगर, द रिएक्शन शो, ऐसे लिखा जा सकता है, द रिएक्शन शो ग्लूकोज इज reducing sugar and contain हेमीएसिटल लिंकेज। अगर इसका साइक्लिक फॉर्म देखेंगे, अभी तो प्रूव करना बाकी है ये साइक्लिक फॉर्म में है या नहीं, लेकिन पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। रिएक्शन शो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग सुगर एंड कॉन्टेन हेमीएसिटल लिंकेज, हेमीएसिटल लिंकेज इन साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, हेमीएसिटल लिंकेज इन साइक्लिक फॉर्म, जो इसका साइक्लिक फॉर्म हुआ। लेकिन कैसे पता चला कि ये साइक्लिक फॉर्म है या नॉन साइक्लिक फॉर्म है? इसके लिए भी एक रिएक्शंस हम लोग जो है मेंशन करते हैं, जो एल्डिहाइड देगा। मान लो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया गया, ग्लूकोज, और इसको ट्रीट किया गया डिफरेंट रिएक्शन, जो कि नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है किसके साथ में, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। एल्डिहाइड के साथ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या रिएक्शन था, स्किप रिएजेंट के साथ रिएक्शन, स्किप रिएजेंट। एक बार देखना स्किप रिएजेंट क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, स्किप रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया, या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट किया। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट किया जाए, या सबसे वेल फेमस रिएक्शन दैट इज 2,4 DNP। ये तो पता होगा 2,4 DNP टेस्ट किसके लिए कराते थे, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। और तीनों केस में क्या देखने को मिला, देयर इज नो रिएक्शन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन रेज करता है कि अगर ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको ये सभी टेस्ट भी देना चाहिए, स्किप रिएजेंट, सोडियम बाइसल्फेट और 2,4 DNP टेस्ट। यहां पे भी प्रॉब्लम आया और यहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो वेल फेमस रिएक्शन है किसके लिए, एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, ये दोनों टेस्ट यहां से मिल नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस बात को समझिए हम लोग, तो इसको यहीं से एक्सप्लेन किया जा सकता है। रिजल्ट में मेंशन कर देता हूं बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। और भी रिएक्शन बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही रिएक्शन है, और भी रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन से थोड़े बहुत हम लोग को स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में जानने को मिला। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कि लीनियर चेन में प्रेजेंट है, 5 इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। साथ साथ में एक और चीज यहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो चीज है, राइट, ये जो रिजल्ट इसके लिए पार्टिकुलर मैं लिखने जा रहा हूं कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि असाइक्लिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, असाइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे लिख सकता हूं डिस्पाइट, इसके लिए मैं मेंशन कर रहा हूं डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज does not give positive test with
डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद ये सभी 2,4 DNP, स्कीप रिएजेंट, स्कीप्स रिएजेंट, इनके साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, स्कीप रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड डज नॉट गिव टेस्ट with 2,4 DNP, skip reagent and sodium bisulfite. And similarly, penta-acetate of glucose, penta-acetate, थोड़ा आप सही कर लेना, penta-acetate of glucose does not give hydroxylamine. ठीक है, hydroxylamine reaction. Similarly, penta-acetate of glucose does not give hydroxylamine reaction. ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर यहां से क्वेश्चन रेज हुआ कि जो हम लोगों ने अभी तक ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, वो क्या करेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट है। इसके लिए इसको साइक्लिक फॉर्म में ही दिखा जा सकता है। अगर साइक्लिक फॉर्म में होगा तो ये टेस्ट सभी फेल कर जा रहे हैं, बिकॉज साइक्लिक फॉर्म में अगर ये हेमीएसिटल फॉर्म में है तो ये सभी टेस्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे वही रिजल्ट यहां पे निकल के आता है। ये तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था कि डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4 DNP, सोडियम बाइसल्फाइड, स्कीप रिएजेंट। पूछा जा सकता है ना ऐसे, यूज ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वी कैन नॉट डू विद द ग्लूकोज ऑल्दो अदर एल्डिहाइडिक ग्रुप is going to give this test. जितने भी एल्डिहाइड होंगे ये टेस्ट को देंगे 2,4 DNP, सोडियम बाइसल्फाइड और स्कीप रिएजेंट, बट ग्लूकोज इज नॉट गोइंग टू गिव दिस टेस्ट। उसके पीछे रीजन ये है कि जो पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग स्ट्रक्चरली सोच रहे हैं कि ये ओपन चेन फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा? ये एग्जिस्ट करेगा साइक्लिक फॉर्म में। तो यहां पे रिजल्ट लिखा जा सकता है, ठीक है, कि दिस behavior of glucose cannot be पहले भी हम लोगों ने मेंशन किया था जब हम लोग इसके साइक्लिक फॉर्म को पढ़ रहे थे, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये रिजल्ट है। rather it exists in cyclic form, rather it exists in cyclic form। ठीक है, क्लियर है? यहां से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो लीनियर चेन फॉर्म में है, तो लेकिन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर न लेकर के साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके पीछे रीजन ये कुछ रिएक्शंस है। ग्लूकोज का स्किप रिएजेंट के लिए जो फेल कर जाना, निगेटिव टेस्ट देना, सोडियम बाइसल्फाइड के लिए निगेटिव टेस्ट देना, या 2,4 DNP टेस्ट को निगेटिव देना। और वैसे ही हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, जो इसका पेंटा एसीटेट ग्लूकोज है वो रिएक्शन फेल कर जा रहा है। तो ये सभी रिएक्शंस है जो एक तरीके से उसके जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को है वो जो है बोल रहे हैं कि उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रेदर वो एग्जिस्ट कर रहा है किस फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में। किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? साइक्लिक फॉर्म में। तो देख सकते हो ये सभी टेस्ट मिल रहे हैं उसको, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट मिल रहा है और जो है वेंडिक्स टेस्ट मिल रहा है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट मिल रहा है, ये बिकॉज ऑफ इट्स हेमीएसिटल फॉर्म, हेमीएसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से टेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री एल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है, एग्जिस्ट इन द साइक्लिक फॉर्म एंड नॉट, ऐसे भी लिख लो आप, एंड नॉट फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। जो ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐसे लिखा जा सकता है, एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप इज नॉट फ्री। जो यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं है, इस वजह से ये सभी टेस्ट फेल कर जा रहे हैं। क्लोज चेन में ऑब्वियसली वो फ्री नहीं होगा, हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आगे हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी से कंटिन्यू करेंगे। पहले इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा और वर्क करेंगे और इसके और प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। कुछ और रिएक्शंस को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन के लिए रखने जा रहे हैं। तो मिलते हैं विथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू।